दोस्तों, हाइब्रिड फंड का क्या फंडा है इस बार जानिए और इसकी कौन सी स्कीम है वो कमेंट करके बताइए। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, ऐसा समय चल रहा है कि अपने कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बैंक की एफडी की रेट बहुत कम है। तो लोग सोचते हैं कि कहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे कि अपना रुपया सेफ भी रहे और रिटर्न भी अपने को उससे ज्यादा मिले। दोस्तों, अपने ऐसा एक स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर आपको एफडी का रिटर्न भी मिलेगा, उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगी और वो भी टैक्स एफिशिएंट वे में। और अपना जो है उसके अंदर एक जिंक भी रहेगी कि उसके अंदर अपना जो है ना रिटर्न भी जो है बहुत इक्विटी के हिसाब से मिलेगी। और अपना जिसको बोलते थे पहले बैलेंस फंड, अभी उसका नाम हो गया हाइब्रिड फंड। उसके भी कई रूप हैं, उसके भी कई प्रकार हैं, वो सारे अपने आज डिस्कस करते हैं कि अपने लिए कौन सा सुटेबल है, उसमें से चूज करके अपने इन्वेस्ट करेंगे। हाइब्रिड फंड एक ऐसा फंड है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको न तो डे टू डे मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ही कम है और अपना रिटर्न भी गजब का आता है। और तीसरी बात क्या है, मेंटल पीस भी है। आप चाहो एसआईपी करो, एसटीपी करो, लमसम करो, कोई भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बैंक एफडी अभी तुरंत मैच्योर हुई है, उसका भी पैसा आप लमसम भी डाल सकते हैं, नहीं तो एसटीपी कर दीजिएगा तो भी आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न बैठ सकती है। दोस्तों, ये हाइब्रिड स्कीम जो मैंने आपको बोला था, इसके भी अपने 5 वर्जन सुनेंगे कि कौन सा स्कीम अपने लिए अच्छी है। आज हाइब्रिड फंड में सबसे बड़ा बात क्या है, एसेट एलोकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देखेंगे कि कैसे आपका इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और डेट यानी एक तरह से एफडी समझ लीजिए, आपका दोनों कॉम्बो पैक है और उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट एक साथ में कर देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को इतना रुपया का एफडी करना है, इतना रुपया इक्विटी में रखना है। आप बस डालिए और भूल जाइए। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसके अंदर क्या है, जो फंड मैनेजर जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में भी क्या है कि वो ऐसी कंपनियां लेता है जिसका कि अपना वैल्यू एडिशन वाली कंपनियां हो, जिसका पी रेशियो बहुत हाई नहीं हो, क्योंकि फंड मैनेजर को पता है कि हाइब्रिड फंड में वही लोग लगाते हैं जिन लोग को बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत आदमी फर्स्ट टाइमर हो जिनको अभी तक इक्विटी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें क्या है, जो फंड मैनेजर 65 to 80% इक्विटी में लगाता है और जो बैलेंस है कितना बच गया 20 to 35% जो है वो डेट में लगाता है। डेट में भी क्या है, आपका ट्रेजरी बिल हो गया, जीसेक हो गया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है, जिससे कि वो रुपया सेफ रहता है। अपने को भले ही उसमें रिटर्न थोड़ी कम मिलती है फंड मैनेजर को, लेकिन इक्विटी में क्या है, वो जो अगर कम भी मिला है तो उसको मेकअप करने के लिए अपने को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। ओवरऑल आप देखेंगे कि दोनों का कॉम्बो पैक में मिला के आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न बैठ जाती है। फंड एग्रेसिव जरूर है, लेकिन फंड मैनेजर जो है ऐसी ही कॉल लेता है मार्केट के कंडीशन के अनुसार। जब पी रेशियो हाई होता है तो वो डेट में अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लेता है और जब मार्केट अगर लो है तो अपना इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा रखता है, जिससे कि आपको इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न मिल सके। ओवरऑल जो है आपको एक एफडी तो क्या, आपको इक्विटी जो बहुत एकदम प्योर इक्विटी फंड है उससे थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, लेकिन सेफ्टी ऑफ कैपिटल बहुत अच्छी है। अपनी पहली स्कीम एग्रेसिव थी। दूसरी जो स्कीम है वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। इसके अंदर क्या है, जो लोग एकदम भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं एकदम रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हो, जो कि लगता है कि भाई मेरा तो जैसे एफडी के अंदर रुपया एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रहता है, उतना तो रहे ही, प्लस लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना
इक्विटी का मजा भी आ जाए, ऐसा जैसे समझ लीजिए दाल में तड़के के हिसाब से काम करता हो, ऐसा ही इक्विटी रहता है। इसके अंदर आपका 90% तक डेट में इन्वेस्टमेंट होता है, 10 to 20% ही सिर्फ इक्विटी में जाता है। और इक्विटी में भी क्या है, जो फंड मैनेजर है वो डिफेंसिव सेक्टर में ही कॉल लेता है। आपका फार्मा हो गया, फार्मा में भी जैसे क्या है, सन फार्मा है, सिप्ला है, आपका लुपिन है, इस टाइप की जो जोरदार कंपनियां वही लेता है। आईटी के अंदर जैसे टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, और अपना इधर में जो और एक जो सेक्टर जिसको अपने डिफेंसिव मानते हैं वो है आपका एफएमसीजी सेक्टर, जिसके अंदर आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया, नेस्ले हो गई, इस टाइप की कंपनी लेते हैं जिनका यूजुअली मार्केट जो वैल्यूएशन है वो हमेशा या तो स्टेबल रहता है या ऊपर की तरफ जाता है, डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। डेट का जो एक्सपोजर आप सुने अप टू 90% जो रहता है, उसके अंदर भी क्या है, हमेशा फंड मैनेजर जो है कंजर्वेटिव कॉल लेता है, जिसके अंदर वो कॉर्पोरेट एनसीडी वगैरह या इस टाइप की चीज नहीं लेता है, जहां पर हो सकता है माइट बी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट हो, वो काम इसमें करता ही नहीं है। क्यों कि फंड मैनेजर को पता है जिस इन्वेस्टर ने अपने को विश्वास करके जो रुपया दिया है उसमें कोई भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होनी चाहिए। अपने को भले ही रिटर्न एफडी का अगर 6-7% आ रहा है तो इसके अंदर अपने को रिटर्न 8 से 10% बैठ जाए। इस स्कीम में आप मान के चलिए कि आपका सेफ्टी ऑफ कैपिटल तो रहना ही है विथ ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न। तीसरी स्कीम का नाम है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, कई इसका नाम डायनामिक एसेट एलोकेशन भी कर रखे हैं। दोस्तों ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर नो बाइज ऑफ इक्विटी एंड डेट, कोई उसके अंदर लिमिटेशन वाली बात नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। फंड मैनेजर पूरा खुला हुआ रहता है, वो चाहे तो 100% तक इक्विटी कर सकता है, वो चाहे तो 100% डेट में जा सकता है। क्यों कि इसके अंदर इसका जो मेन फंडा है वो है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन वो अपना कॉल लेता है। अगर निफ्टी का पी रेशियो बहुत अधिक हो गई है तो वो धीरे धीरे डेट में स्विच कर जाता है, और जहां उसको लगता है कि अभी निफ्टी का पी रेशियो मेरे कंफर्ट लेवल पे आ गया है 15-16 का या 14-15 का, तो वहां पर अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना चालू कर देता है। और जहां जहां नीचे में जाता है वैसे वैसे अपना परसेंटेज ऑफ एसेट एलोकेशन इसके अंदर इक्विटी की तरफ बढ़ता रहता है। ये जो फंड है, इसका जो फंड मैनेजर है वो इस फंड को बहुत एक्टिवली मैनेज करता है, क्योंकि उसका हमेशा ध्यान रहता है बाई लो एंड सेल ऑन हाई। इससे क्या है कि अपने को रिटर्न ज्यादा अच्छी बिठा के दे सके, क्योंकि फंड मैनेजर को जो है ना हर समय ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट अभी बढ़ा है तो अपना कहीं ज्यादा ओवरबोट पोजीशन में तो नहीं चला गया है, क्योंकि जैसे ओवरबोट पोजीशन में जाता है तो स्टिप करेक्शन का चांस रहता है तो वो बेच के निकल जाता है। इस फंड के अंदर, इस स्कीम के अंदर फंड मैनेजर एक चीज का और विशेष ध्यान रखता है कि वो फंड को बहुत कंजर्वेटिवली मैनेज करता है। आप सोचते होंगे कि जब इतना जल्दी जल्दी अगर बेच देता, निकल जाता, तो हो सकता है जहां पर और अच्छी रिटर्न बैठ सकती थी वो उसका फायदा नहीं उठा पाता है, या और बहुत ज्यादा गिर जाता उसका फायदा, लेकिन उसका ये मकसद भी नहीं है। वो मेनली इसको कंजर्वेटिवली ही मैनेज करना चाहता है, जिससे कि कस्टमर को एक स्टेबल रिटर्न दे सके। यहाँ पर जो है फंड मैनेजर रिटर्न ऑन कैपिटल के बजाय रिटर्न ऑफ कैपिटल पे ज्यादा ध्यान देता है। दोस्तों आपका वीडियो देखने से फायदा जरूर हो रहा होगा। हम ये चाहते हैं कि आप जितना फायदा उठा रहे हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके अदर फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो भी अदर ग्रुप्स हैं, उस सब में आप शेयर करें, लाइक करें, जिससे उनको भी बेनिफिट उसका पूरा मिल सके। क्योंकि दोस्तों जितना आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ही सबका फायदा होगा। दोस्तों चौथी स्कीम का नाम है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। दोस्तों बहुत जगह आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं एसेट एलोकेशन करना हो तो इक्विटी में हो गया, डेट यानी एफडी वगैरह हो गई, और तीसरी जो चीज आती है वो आता है गोल्ड, कमोडिटी। तो तीनों चीज का जो बेसिक कॉम्बिनेशन है वही इस स्कीम का फंड मैनेजर करता है। इक्विटी में जो है एलोकेशन आपका ये मान के चलो एज
माइनस 100 माइनस योर एज, ये इक्विटी का एलोकेशन रहना चाहिए यूजुअली आदमी का। डेट में क्या है 20-30% होना चाहिए और गोल्ड में 5 to 10% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन मिलाकर ही अपना इस फंड मैनेजर ध्यान में रखते हुए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को वो आगे बढ़ाता है। इस स्कीम का जो ये कॉम्बो है कि एवरीथिंग एट वन स्टॉप शॉप, क्योंकि बहुत बार आप देखते होंगे कि इक्विटी बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई है, तो उस टाइम में आप कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है। अभी जैसे यूएस अपना यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें आप देखे होंगे गोल्ड का दाम जहाँ 45-46 हजार रुपया चल रहा था 10 ग्राम का, अचानक से 51-52 हजार रुपया हो गया। तो इसमें क्या है, जो ये वाला फंड होल्ड करता था उसका ऑटोमेटिक एनएवी बढ़ गई क्योंकि गोल्ड का दाम बढ़ गया। बहुत बार आप देखते हैं कि अपना रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अपना आरबीआई जो रिटर्न डिक्लेयर करती है उसके अंदर क्या है, आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड फटाक से बढ़ जाती है, तो उससे भी इसके अंदर फर्क पड़ता है। और इक्विटी तो खैर एवरग्रीन स्कीम है ही। तो ओवरऑल क्या है, आपका सारा एलोकेशन एक ही फंड में आपको मिल जाता है, डिफरेंट जगह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो लोग कंजर्वेटिवली ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं उनके लिए ये फंड एकदम रामबाण औषधि की तरह काम करता है। दोस्तों, इसको अपने बोल सकते हैं कि इट्स वेरी हाईली डाइवर्सिफाइड है और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ अपने को रिटर्न मिलती है। फंड मैनेजर जो है, क्योंकि इसके अंदर 3 क्लासेज है, तो 3 ही बड़े फंड मैनेजर इसमें काम करते हैं, जिससे कि कोई भी चीज में अपने कोई कमी नहीं रह जाए। 5वीं और लास्ट स्कीम है आर्बिट्राज फंड। जैसे नाम है स्कीम का वैसा ही काम है। आर्बिट्राज का मतलब हो गया कि अपने 2 एक्सचेंज जो अपने इंडिया में हैं, एनएसई और बीएसई, इसमें आपने देखा होगा बहुत बार जो है भाव में फर्क रहता है कंपनियों का। उसके अंदर जो है आपका एनएसई में समझ लो सीमेंस का दाम चल रहा है 2223 रुपया, 25 रुपया हो सकता है। बीएसई में भाव चलता है 2220 रुपया, 30 रुपया। ये जो फंड है, ये जो भाव का फर्क है, इसको इनकेस करने में ये जो फंड मैनेजर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और ये लेवा बेची करके बहुत बड़ा रुपया क्रिएट करके देता है। ये जैसे 2 एक्सचेंज, ये तो दोनों हो गए कैश मार्केट के। ऐसे ही कैश मार्केट और एफ&ओ जो फ्यूचर वाला मार्केट है उसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत बड़ा फर्क रहता है। इसका भी एडवांटेज फंड मैनेजर लेता है। एफओ में और एक एडवांटेज फंड मैनेजर ले लेता है, वो है शॉर्ट सेल का। केस के अंदर तो क्या है, आपको सेम डे स्क्वायर करनी ही पड़ती है पोजीशन को, लेकिन एफओ में वो 1 महीना तक वो चीजों को अपना सौदा कैरी ओवर कर सकता है। इसका भी बहुत बड़ा एडवांटेज फंड मैनेजर उठाता है। तो अपना कैश में और एफओ का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी और एक जो चीज है वो भी आपको बताता हूँ, वो है कॉर्पोरेट एक्शन। उसके अंदर भी है ना बहुत बड़ा फर्क आता है। दोस्तों, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं, जैसे समझ लीजिए कंपनी बोनस इश्यू करती है, राइट इश्यू है, ओपन ऑफर है, कोई बहुत बड़ा डिविडेंड है, इस टाइप के जो भी एक्शन है, बाईबैक आते हैं, तो इस टाइप की जो चीजें हैं उसके अंदर आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर जैसे 3 महीने तक का काम होता है, तो उसके अंदर क्या है, वो भावों का कैश मार्केट से और उसके अंदर एफओ में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। तो उसको इसके अंदर फंड मैनेजर बहुत इजीली इनकेस कर पाता है। दोस्तों, इस फंड की और एक एडवांटेज वो है कि ये बहुत ही टैक्स एफिशिएंट है। इसके अंदर क्या है, आपका इक्विटी का जो टैक्स एडवांटेज है वो मिलता है, यानी जो आदमी 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसको सिर्फ 10% ही टैक्स देना पड़ता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 15% है। इस फंड के अंदर पर्टिकुलरली जो लोग हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही टैक्स सेविंग है, क्यों कि ऐसे अपने को वो एडवांटेज डेट के अंदर कोई कैटेगरी में ये एडवांटेज नहीं मिलती है जो अपने को आर्बिट्राज फंड में मिलती है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हाइब्रिड फंड क्या है, उसकी कौन कौन सी स्कीम है, उसके क्या क्या वर्जन है, इसका डिस्कशन किए हैं। अपना जो आने वाला वीडियो है, अगर आप चाहते हैं कि आप
इसमें कौन कौन सी स्कीम भी बढ़िया है। आज के दिन जो इंडिया में फंड हाउस तो आप भी जानते हैं 43 फंड हाउसेज हैं इंडिया में, लेकिन उसके अंदर एक 5 कैटेगरी अपने डिस्कस किए हैं। पांचों के अंदर कौन कौन सी स्कीम में ज्यादा रिटर्न अपने को मिल रही है जो स्टेबिलिटी के साथ में, उसका नाम अगर जानना चाहते हैं तो सारा जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी बोलिएगा, तो मैं आगे इसका ऊपर एक नया वर्जन बनाऊंगा जो कि आने वाले दिन में आपके सामने में आएगा। दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ईस्ट और वेस्ट, ऑलवेज चूज द बेस्ट।